हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम अ, अभी आपको पता है कि जो सीबीएसई के एग्ज़ाम होने वाले हैं 10th और 12th के जो एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो टर्म 1 का होगा, जो आपका नवंबर में होने वाला है एग्ज़ाम। एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में, आपको पता है ये, ठीक है। तो उसका जो 90 मिनट टोटल टाइम है इस क्वेश्चन पेपर का। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का जो इन्होंने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आज हम सैम्पल पेपर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसर्जन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे सेम फॉर दिस। तो टोटल अभी स्टार्टिंग के सेक्शन ए के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एसर्जन रीजन वाले जो क्वेश्चंस इसके पीछे वाले भाग 31 से जो स्टार्ट हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपको बेसिकली सैम्पल पेपर जो होता है उसके अंदर आपको ये समझना होता है कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बुक बुक तो आपके पास एनसीईआरटी पड़ी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ऐसा क्या पढ़ना है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो जो हमारा यहाँ पर सेक्शन ए है इसके अंदर टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ये आपका पैटर्न है। लेकिन हम इसके अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं कर रहे कोई पेपर, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आपके पास पेपर होगा उसमें सेक्शन ए होगा जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे, 24 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है इस पेपर में जो आपका होने वाला है नवंबर में, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। तो आप क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट है कि इसका ये आंसर हो सकता है तो आपको उसको टिक कर देना है, ये नहीं सोचना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि ये नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, इसमें क्या बोला है कि रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट उसने लिया है, आपको पता है लेड नाइट क्या होता है, PbNO3, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। तो उसके बाद बोला है इन अ बीकर एंड एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड उसने उसके अंदर ऐड किया सॉल्यूशन के अंदर। व्हाट वट वुड शी ऑब्जर्व, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। आपको ये बताना है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। ऑप्शन ए को, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है, क्योंकि देखिए थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने डिफिकल्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके पूरे 1 मार्क्स कट गए, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जो थ्योरी वाला होता है, अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें कुछ भी सही लिखा है तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एमसीक्यू में आपको ये ध्यान रखना है कि मार्क्स जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ के करना है आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रीमा ने 5 ml लेड नाइट्रेट लिया एक बीकर के अंदर, और 4 ml क्या लिया उसमें, उसने पोटेशियम आयोडाइड लिया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने दोनों को मिलाया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। आपको पता है कि जो यहाँ पर पोटेशियम, देखिए सारी रिएक्शन जो होगी ना एनसीईआरटी से होगी, तो एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहीं और से दिया हुआ है, नहीं, ये आपकी बुक्स के अंदर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए लेड नाइट्रेट को उसने किस में डाला, पोटेशियम आयोडाइड में, ठीक है। तो उसके बाद जब उसने उन दोनों को मिलाया तो उसने क्या देखा, आपको सबसे पहले इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए कि रिएक्शन क्या होगा। देखिए अगर हम PbNO3 को PbNO3 को अगर हम क्या करें उसके साथ लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड, इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में, ठीक है। अगर हम इन दोनों को, इसके आगे 2 आ जाएगा और ये NO3 होल ब्रैकेट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 मिनट।
मैं इसको साफ कर देती हूँ। हाँ, तो हमें मिलेगा क्या इसमें, हमें मिलेगा क्या, 2KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, देखिए अब ये जो है हमारा यहाँ पर दिस विल गिव येलो कलर, ये जो है हमें येलो कलर देगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है PbI2, ठीक है, तो ये जो है हमारा लेड आयोडाइड, ये जो है हमें क्या देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन में देखो क्या पूछा है यहाँ पर कि उसने क्या ऑब्जर्व किया जब उसने इन दोनों को मिलाया। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है वो क्या है कि द सॉल्यूशन टर्न रेड, सॉल्यूशन जो था वो रेड हो गया। येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, जो प्रेसिपिटेट था वो येलो में, येलो कलर का आया। वाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, और ऑप्शन डी क्या है, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या, अभी आपने क्या देखा कि वहाँ पर जो बना था क्या, PbI2, ये जो प्रोडक्ट बना है ये येलो कलर देता है, तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो येलो कलर का फॉर्म होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन बी टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आइडेंटिफाई गैस ए इन दी फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर जो है बबल ऑफ गैस है, एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो आपके पास टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब में जो बबल्स आ रहे हैं वो किस गैस के हैं, तो आपको ए की जगह पर आपको बताना। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपने अपने बुक में पढ़ी हुई है, ये जो चीज़ें हैं ये आपने अपनी बुक में पढ़ी हुई है। इसके अंदर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको पता है कि जब हम Zn प्लस H2SO4, या हम इसको HCl के साथ भी करा सकते हैं, दोनों ही एसिड है। ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, ZnSO4 मिलता है, और उसके साथ में क्या मिलता है हमें, H2 गैस, है ना। H2 गैस जो होती है वो पॉप साउंड देती है। ठीक है, एफिल्वेंस ऑफ H2 यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये बीकर है इसके अंदर क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जब उसमें ऐड किया तो देखिए क्या निकला वहाँ पर, ZnSO4 बना और H2 की गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो बबल्स हैं वो किसके बन रहे हैं, हाइड्रोजन के। तो आपको ऑप्शन में क्या लिखना है, हाइड्रोजन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें बताया गया है कि मेटल को अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ उसको ऐड करते हैं, मेटल के अंदर अगर हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और गैस बनाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सी मेटल, ये जो मेटल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो मेटल हैं इनके साथ जब हम डाइल्यूट HCl को मिलाएंगे तो वो हमें गैस, उसमें गैस इवॉल्व होगी कि नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी हुई है कि जो कौन से मेटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कौन से लीस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं याद करा दूं कि जो पोटेशियम होता है उसके बाद क्या आता है, सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है जिंक, फिर आता है Fe आयरन, उसके बाद आता है लेड, और उसके बाद आता है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है, डिक्रीज। हाइड्रोजन के नीचे वाले लिख रही हूँ मैं, जिसके सबसे कम होते हैं कॉपर, Hg, Ag, Au,
ये जो होते हैं ये लीस्ट वाले होते हैं, और ये जो है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिविटी हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम। फिर जो है यहाँ पर सोडियम। ठीक है, तो जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज है ये, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे जो रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती जाएगी, उसकी लो होती जाएगी, वो कम रिएक्टिव होता जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि कॉपर जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो गैस इवॉल्व करेगा कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात कि जो कॉपर है वो यहाँ पर, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन होता है आपको पता है, तो हाइड्रोजन से भी क्या है, कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी नहीं, तो यहाँ पर कोई गैस इवॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, आयरन। आयरन को देख लेते हैं, आयरन जो है हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये कर सकता है। ठीक है, तो इसमें गैस इवॉल्व होगी। चलिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। और तीसरे में क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो देखिए मैग्नीशियम भी जो है यहाँ पर है, तो ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, गैस इवॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, नो, कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो भी गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है हमारा, जिंक। जिंक जो है, जिंक देखते हैं कहाँ पर है, जिंक ये रहा, तो जिंक जो है वो भी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और जो है हमें जो गैस है उसमें इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड और सॉरी हाँ जी, सेकंड और जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही आंसर होंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है एक मिनट मैं इसको साफ करती हूँ पहले। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है हमें कि फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड तो गलत आंसर है, सही आंसर हमें ढूंढना है, तो सही आंसर क्या है हमारा, सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन सी जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का भी है, तो आपको बैलेंसिंग जो है आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, उसको आपको ध्यान से और एकदम दिमाग लगा के क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, आयरन है, फिर H2O है। ठीक है, हमें बेसिकली जो एटम्स होते हैं, जो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, प्रोडक्ट में कितना है, रिएक्टेंट में कितना है, उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या है, इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। देखिए बी वाले में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि 3 आयरन इधर है, और इस तरफ प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर भी 3 आयरन है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है इधर, 4 2 जा 8, और इस तरफ भी है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन भी 4 है, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस अल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन अल्कली। देखिए ग्राफ जो है हमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरफ pH मेंशन करा है इन्होंने, और नीचे वॉल्यूम ऑफ एसिड, जितना भी वो उसके अंदर एसिड जो है डालते जा रहे हैं उसका नीचे बताया गया है। उसके बाद बोला गया है कि एसिड और अल्कली को जब हम ऐड करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। आपको पता है कि जो अल्कली होता है, अल्कली क्या होता है, अल्कली जो है वो क्या है, एक ऐसा बेस है जिसके अंदर जो वाटर है वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो अल्कली जो होता है वो क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड प्लस अल्कली को जब हम करेंगे तो सॉल्ट और वाटर हमें मिलेगा, आपको ये पता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा किया है, द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस वी एड एक्सेस ऑफ एसिड टू द अल्कली। जब हम अल्कली के अंदर
एसिड को ऐड करेंगे तो हमें जो पीएच है वो बदलेगा। समझ में आ रहा है? पीएच क्या होगा? बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए 14 पर जो ए है हमारा, 14 पर ए, इसमें पूछा क्या है, विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। आपको बताना है ए बी सी डी, इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर एसिड और बेस, सॉरी एसिड और सॉल्ट हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए अगर हम 14 की बात करें तो 14 जो है सबसे ऊपर है, तो आपको पता है कि यहाँ पर तो बेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा, है ना। तो हमें चाहिए क्या, एसिड और सॉल्ट चाहिए, एसिड और सॉल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी वाला जो होगा वहाँ पर भी क्या होगा, हमें बेस मिलेगा कुछ, वहाँ पर भी क्या होगा, बेस होगा, बेस। बी जो होगा वहाँ पर भी बेस कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए देखिए सी वाला जो पॉइंट है, सी वाला पॉइंट का है 7 के पास है, तो ये तो न्यूट्रल होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा रिएक्शन। चलिए, और आपको पता है कि जब हम जैसे जैसे नीचे आएंगे तो जो पीएच होता है, ये देखिए ये कुछ 0 के पास डी का दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा, और एसिड के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर सॉल्ट होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड के साथ यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमें क्या पूछा था कि उस एरिया का नाम बताना है, उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर हमें एसिड और सॉल्ट मिलेंगे। तो एसिड और सॉल्ट कहाँ मिलेंगे, हमें डी, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या बोला है, इन दिस रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आयरन है उसका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि क्या इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज पूछा है और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो इधर वाली है ना FeSO4, ये रिड्यूसिंग एजेंट वाले इसमें आएगी, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के कॉलम में मान के चलेंगे, और जो इधर वाले लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। अब हमें सबसे पहले, आपको पता है कि ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सके तो कॉपर है उसके अंदर वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और फेरस जो है, जो आयरन है, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जिसका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ यहाँ पर, Fe। अच्छा, और अगला क्या पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है यहाँ पर, आयरन का, Fe का। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा, Fe होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब देखिए इसमें पूछा है कि जो रिएक्शन है किसके बीच में, कॉपर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, O2 के बीच में। तो ऑक्सीजन और कॉपर मिलेंगे तो हमें क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम जो है कंबाइन हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 7th क्वेश्चन का, वो क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंटेड द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमें पेरेंट एसिड और बेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताना है। तो देखिए इधर वाले सारे पेरेंट एसिड हैं और ये पेरेंट बेस हैं जो इस तरफ दूसरी लाइन में है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो होगा आंसर, आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है, CaCO प्लस H2O वाटर।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। देखिए आप अगर अभी तक कुछ क्वेश्चंस आपने देख लिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन क्या है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो आपको एनसीईआरटी के हर एक एक्टिविटी को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो है एमसीक्यू वगैरह है, हम क्या करते हैं, हम चैप्टर को पढ़ने में लग जाते हैं। ठीक है, चैप्टर को पढ़ते रहते हैं, उसके साइड साइड में जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं या एक्टिविटीज़ ली होती है, हम उनको ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो एग्जामिनर जो होता है उसको पता होता है कि बच्चे ने किस तरीके से पढ़ाई करी, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे इसी वे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन एक्टिविटीज़ को, जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं चैप्टर के साइड में, उन चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज वहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर को तो पढ़ना ही है, साथ साथ में उसकी जो बगल में आपको दिख रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉक्स में लिखा हुआ है, या कोई एक्टिविटी है या किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो आपको उसको भी पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, कि इसमें बोला है कि अगर आपको एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है और उस वक्त हमें पता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम उस एसिड को डाइल्यूट करेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, बीकर में पानी लेना होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, हाँ, तो इसमें हमें जो सबसे पहले है, हमें क्या करना होता है, बीकर के अंदर पानी लेना होता है। ठीक है, पानी लेना होता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हल्का हल्का एसिड डालते रहते हैं और उसको कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो इस तरीके से क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, बीकर गर्म होगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले एसिड ले लोगे और उसके बाद इसमें वाटर डालोगे, तो ये जो होगा, जो इसके अंदर जो एसिड है वो काफ़ी ऊपर तक आ सकता है, और इसमें क्या होती है कि हीट ज़्यादा इवॉल्व होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि जलने के चांसेस होते हैं आपके हाथ पैर, या अगर इसके कुछ जो चीज़ आपको, अगर इसके जो पार्ट हैं वो कुछ आपके फेस पे पड़ जाए, तो उसमें भी क्या हो सकता है, या आपको हार्म हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का, वो क्या होगा, सही आंसर होगा, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कॉन्स्टेंटली स्टीरिंग, उसको मिलाते रहना है। ठीक है, एसिड को वाटर में डालना है, वाटर में एसिड को जो है हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। अगर यहाँ पर एसिड हो और यहाँ पर वाटर हो, तो उससे क्या होगा कि हम हार्म हो सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसमें कह रहा है कि किसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है, बताइए। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा लॉ को आपको वेरीफाई करने के लिए, और कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा है हमने, कि जो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। स्केलेटल जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसलिए तो हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते वक्त भी हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट में जो भी एटम है, उसका जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी एलिमेंट है, उसके कितने एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है और कितने एटम क्या है, प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है, दोनों का जो मास होता है शुड बी इक्वल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आ गए क्वेश्चन, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे आ गए। देखिए 11th क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेवल ए बी सी डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमें बोला है कि आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है, और उसमें देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, और उसमें 1 2 3 4 इनके बारे में कुछ फीचर बताए गए हैं, फंक्शन बताए गए हैं। ठीक है, हमको उसको ध्यान से पढ़ना है और हमें सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो देखिए जो नंबर 1 है, पहले हम डायग्राम को देख लेते। तो ये क्या है, ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया है, जो कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, रिब रिब की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा लंग प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ये थर्ड वाला जो है ये क्या है, हमारा एल्वियोली है, एल्वियोली एयर सेक्स। और ऑप्शन और ये जो फोर्थ वाला है ये क्या हमारा डायफ्राम है। ठीक है, आप देखते हैं हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, ऑप्शन ए में पहला लिखा हुआ है कि जो ट्रैकिया होता है इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर ये कंडक्ट तो करता है लेकिन ये बोनी रिंग से नहीं बना होता, ये कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। तो हमारा ऑप्शन वन जो होगा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, रिब, व्हेन वी ब्रीद आउट रिब्स लिफ्टेड। रिब्स लिफ्टेड का मतलब क्या, ये क्या कह रहे हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट का मतलब एक्सेल करते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये रिब्स लिफ्ट नहीं होती, ये नीचे आ जाती है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, एल्वियोली थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वियोली होती है वो एक थिन वॉल्ड होती है और वो एक सैक लाइक एक्सचेंज स्ट्रक्चर होता है जिससे गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसका यही काम होता है एल्वियोली का। और ऑप्शन डी में क्या है, डायफ्राम, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन। ये क्या होता है, ऊपर होता है जब हम ब्रीद इन करते हैं, नहीं जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वो कर्व शेप से फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, वो पुल्ड अप नहीं होता, वो क्या होता है नीचे की तरफ आता है और एरिया बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट सीक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमें उस एंजाइम की लोकेशन बतानी है जो ए बी सी में हमें बताई गई है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो देखिए फर्स्ट जो है इसमें पहले इसको डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि माउथ के अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, अमाइलेज सीक्रेट करता है। यह हमें पहले से पता हुआ है, हमने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ऑप्शन सॉरी ये जो थर्ड वाला है, थर्ड क्या हमारा स्टमक का पार्ट है, तो स्टमक वाले पार्ट में आपको पता है क्या रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, पेप्सिन। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पास है, आई थिंक लार्ज इंटेस्टाइन के पास है ये। ये स्टमक के एंड वाले पार्ट में कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इंटरनल की तरफ से। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ट्रिप्सिन रिलीज कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो सीक्वेंस है उसमें क्या क्या वो रिलीज कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर 1 क्या होना चाहिए, अमाइलेज होना चाहिए। तो देखते हैं नंबर 1 में लाइपेज है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नंबर 1 में अमाइलेज है ऑप्शन बी में, ये हो सकता है। नंबर सी में क्या है, ट्रिप्सिन, और नंबर डी में परमीएज। तो ये सी डी और ए ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ऑप्शन बी में क्या है, नंबर 1 में अमाइलेज, सेकंड में पेप्सिन और थर्ड में ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो डायग्राम को एकदम केयरफुली पढ़ना है तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। जो स्टोमेटा होता है उसके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होता है और क्लोज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड दी स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड दी स्टोमेटा, और दी वाटर कंटेंट इन दी गॉड सेल्स। तो आपको पता है कि जो हमारा स्टोमेटा होता है वो उसके पास क्या होते हैं, गॉड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, गॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये गॉड सेल्स क्या होते हैं, जब इनके अंदर वाटर फिल हो जाता है तो ये क्या करते हैं, थोड़े से फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग हो जाती है, और जब यही वाटर जो होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवापोरेट हो जाता है तो ये क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय द गॉड सेल। और ये कब ये ओपन होता है, जब इसके अंदर वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, फिगर गिवन बिलो शो अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन विद, उसके बाद लिखा है कि फर्स्ट 1 to 4 आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद द फंक्शंस। हमें यहाँ पर चारों के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए जो पहला वाला है हमारा, ये क्या है, आपको पता है कि देखिए ये कहाँ है, हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद आर लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल जो है आपको पता है क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो एक मिनट,
सॉरी, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पल्मोनरी वेन्स हैं ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो क्या कर रही हैं, ब्लड जो है यहाँ पर ये जो हमारा लंग का पार्ट है इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर। हाँ जी, तो ये क्या है, हमारी पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से कनेक्टेड है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हमें पता है। ये जो हमारा ये वाला है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से क्या कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग तक। फोर्थ वाला क्या है, ये हमारा वेना कावा है। वेना कावा जो है ये बॉडी के पार्ट से क्या कर रहा है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑरिकल तक ले जा रहा है, राइट ऑरिकल तक, ठीक है। और जो ये हमारा फोर्थ वाला है, दिस इज ओटा विच टेक्स द ब्लड टू द बॉडी पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन 1 जो है इसमें लिखा है पल्मोनरी वेन। तो ऑप्शन 1 जो है वो पल्मोनरी वेन तो है, उसके फंक्शंस देखते क्या लिखा हुआ है, टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। इम्प्योर ब्लड, सबसे पहले तो बात आपको पता होना चाहिए कि ये रेड कलर का दिख रहा है तो ये क्या है, इम्प्योर ब्लड तो लेके जाएगा ही नहीं। और हमने पढ़ा हुआ है कि पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड लेके जाती है, तो यहाँ पर ये तो गलत ही हो गया, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन देखिए, पल्मोनरी आर्टरी टेक ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या कर रही है, टेक ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। लंग टू हार्ट ले जा रही है या हार्ट टू लंग, गलत है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ऑटा टेक ब्लड। ऑप्शन सी में बोला गया कि जो थर्ड वाला है, ओके, हाँ जी, जो थर्ड वाला है ये ऑटा है, लेकिन ये ऑटा तो नहीं है, ऑटा टेक्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला गया है कि जो फोर्थ है वो क्या है, वेना कावा। तो हमने देखा कि ये क्या था, एक वेना कावा था। टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पैस्ट्रो राइट ऑरिकल। तो देखिए वेना कावा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या कर रहा है, ब्लड को लेके जा रहा है टू दी ऑरिकल, राइट एट्रियम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच रिप्रेजेंट द इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर शोज। देखिए यहाँ पर एरोज जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक ऊपर भी है और यहाँ पर भी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें पूछा क्या है, विच रिप्रेजेंट दी डायग्राम। चलो देखिए इसमें देखिए क्या दिखा है, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन में क्या बोला है, ए ब्लड ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। देखिए राइट वेंट्रिकल आपको पता है इधर होगा ब्लू वाले पार्ट में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, इस वाले पार्ट में। तो क्या दोनों के अंदर सेम टाइम पे ब्लड ट्रांसफर होता है, नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा गलत है। ऑप्शन बी क्या है, ब्लड ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू दी वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजनेशन के लिए और बाद में उसको उसी वक्त पंप किया जाता है फॉर वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। तो सेम टाइम पे ये भी नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो ये होगा इस क्वेश्चन का, ये भी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है ब्लड ट्रांसफर टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एज इज पंप इन टू दी वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। हाँ जी, देखिए ये ऑप्शन हमारा सही है, बिकॉज इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए और उसके बाद पंप किया जाता है वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, ब्लड ट्रांसफर टू दी लंग एंड दी लेफ्ट, एक मिनट, हाँ जी,
इसमें लिखा है ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली। राइट और लेफ्ट दोनों अलग 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 तरफ होते हैं और दोनों के एक ही टाइम पर दोनों को हम जो है ब्लड नहीं जा सकता उसके अंदर। तो इस ऑप्शन सी तो गलत हो गया। और ऑप्शन डी में क्या है, ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज रिसीव्ड फॉर वेरियस ऑर्गन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखिए इसमें क्या है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन में बोला है मैच दी लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ कॉलम 2। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें बताना है कि ये जो इन कॉलम्स को, दोनों कॉलम्स को मैच करना है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है दिस इज हमारा माउथ का पार्ट है ये। इसमें क्या बोला है कि और उसके बाद दूसरा आपको पता है कि ये इन्होंने लिवर में जा कर के डिनोट किया है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखाया गया है और चौथा जो है लार्ज में। ठीक है, तो देखिए हाँ जी, इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉलम 1 का ए, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन दी फूड ऑर्गेनिज्म ईट। बी क्या है, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। सी क्या है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। और डी क्या है, दिस इज द साइट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो देखिए इसका जो है मैच हम करेंगे, जो फर्स्ट वाला है कॉलम 1 में जो नंबर 1 है उसका होगा क्या, बी। बी में क्या है, इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन कंप्लीट। देखिए जो हमारा माउथ वाला पार्ट है, जो हमारा अमाइलेज होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है स्टार्टिंग से, तो इनिशियल डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बी। उसके बाद ऑप्शन जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले का क्या होगा, सी होगा। क्या होगा उसका, सी होगा, क्योंकि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। सेकंड वाला कहाँ है हमारा, ये जो हमारा लिवर होता है वो बाइल सॉल्ट रिलीज करता है, जो हमारे जो लाइपेज एंजाइम्स होते हैं उनके एक्शन की, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। तो बी जो सेकंड है उसका आंसर सी हो जाएगा। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला वो क्या होगा, उसका होगा डी। देखिए उसका क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए जो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन है हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फोर्थ वाला जो है उसका होगा ए, क्योंकि देखिए इसका जो हमारा ये इंटेस्टाइन होता है इसकी जो लेंथ डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन दी फूड ऑर्गेनिज्म ईट, कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का फूड खा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इंटेस्टाइन है वो कितना लंबा होगा। ठीक है, तो चलिए तो हम देखते हैं कि जो हमारे ऑप्शन हैं ए बी सी डी, इसमें हमारा जो मैच है वो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो ऑप्शन बी है वो हमारे मैच से एकदम सही कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डेंटिस्ट एक्समाइन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। पेशेंट के दांतों को एग्जामाइन करने के लिए जो डेंटिस्ट है वो किस चीज़ का यूज़ करता है, कौन से मिरर का यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डेंटिस्ट है वो किस मिरर का यूज़ करता है टू एक्समाइन द स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी कॉन्केव मिरर का यूज़ करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी बुक के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोला है कि विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर जो है कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया गया है टू फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है कि ए बी सी और डी इनमें से कौन सा ऐसा इमेज है जिसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करके इमेज की फॉर्मेशन की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करके जो इमेज है उसका फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स
इज इंसिडेंट ऑन इट। इसमें बोला गया है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ इंसिडेंस ऑन इट। देखो इसमें होता है कि लाइट का अगर पॉइंट सोर्स अगर आप उसके किसी भी लेंस या मिरर पर आप उस पर डालते हैं तो वो पैरेलल बीम बनाती है, ठीक है, पैरेलल बीम बनाती है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन वन कन्वेक्स मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, क्या ये दोनों जो है पैरेलल बीम्स बनाती हैं। कन्वेक्स मिरर एज वेल एज कन्वेकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद बोला ऑप्शन सी में टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, और ऑप्शन डी में कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है और जो कन्वेक्स लेंस होता है, इन दोनों ही जो होते हैं, ये दोनों पॉइंट सोर्स अगर इन पर इंसिडेंट किया जाए लाइट का तो ये पैरेलल बीम देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कंसीडर दीज इन इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास, जिसमें बोला गया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एयर का दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ थ्री मटेरियल, अरेंज स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, इसको जो है हमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ करके। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इसको हम पहले यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। हमें किस ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जिसका होगा जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका जो लाइट होगा, उसका जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए ऑप्शन सी वाला जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी में देखिए पहले क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा कम है। उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर, वाटर में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और अगर हम उसकी बात करें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर ग्लास का है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें बोला है कि इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ एंगल ऑफ इंसिडेंट inclined surface of a prism from air medium produce angle of refraction r and v, ठीक है। ये दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए एक प्रिज्म है, ठीक है, इस पर हमने एक लाइट डाली और उसके बाद देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रेड और वायलेट की। तो आपको पता है रेड जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे। तो जो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो सबसे, देखिए सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट ऐसे। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का होगा। और वॉयलेट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में हमें इसको क्या लिखना है, इसका ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। तो जिसका तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है। उसके बाद फोकस है, फिर कर्वेचर है। कर्वेचर पर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए इसमें बोला है एग्जामाइन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इज फिगर 2 इज इक्वल टू दी 1 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए ये ग्राफ पर दिया हुआ है, तो इसमें एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, मतलब उसकी लेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, द मिरर हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन +1। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फिर हम ऑप्शन में देखिए क्या है। जो फोकस है वो प्रिंसिपल से 3 बॉक्स तक है, 3 बॉक्स, और एक बॉक्स कितने का है, 1 का। तो यहाँ पर 1 × 3 हो जाएगा, फोकल लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 होगा, 3 होगा। और क्योंकि यहाँ पर हमें इसके आगे माइनस का साइन लगाना है क्योंकि हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर -3 जो है हमारा क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया।
अब हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। तो इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। देखते हैं कि हमारा फोकल लेंथ -3 और मैग्नीफिकेशन -1 किस किस में है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बी को देख रहे हैं तो बी में जो है फोकल लेंथ -3 है और मैग्नीफिकेशन -1 है, तो बी जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये एक मीडियम है, ठीक है। ये एक मीडियम है जिसके अंदर एक लाइट गई हुई है और वो यहाँ पर जो जब वो बाहर आई तो कुछ एंगल पे बेंड हो गई एयर में, वापस एयर से किसी ग्लास में गई मीडियम के अंदर और फिर वहाँ से निकली। तो देखिए आप ये देख रहे हैं कि जनरली हम आप जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब कोई भी बीम जो है इसके अंदर जाती है किसी भी दूसरे उसमें मीडियम में, तो वो क्या होती है, बेंड होती है टूवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स दी जो नीचे होता है डाउनवर्ड बेंड होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुई, ये सीधे गई और सीधे निकल गई। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंस था फ्रॉम एयर टू ग्लास एट अ पॉइंट ओ हेमीस्फेयर ग्लास स्लैब इज, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ए का दिया हुआ है एंगल 45, बी का 0, सी का 90 और डी का 180। तो यहाँ पर देखिए उसने कुछ एंगल बनाया ही नहीं, वो सीधा गया और सीधा आ गया। तो यहाँ पर आई जो है वो भी ज़ीरो होगा और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख, इसमें देखिए क्या लिखा है, अ प्रिज्म ए बी सी जिसका बी सी बेस है इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, नैरो बीम, white light is incident on the prism as shown in the figure, in which following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum corresponding to the color of the sky। इसमें बोला है कि सारे प्रिज्म जो है वो उनके ओरिएंटेशन मतलब अलग अलग तरीके से घुमा के रखा हुआ है, लेकिन जो बीसी है इसमें वो क्या होगा, उसका बेस होगा और उसके साथ वाइट लाइट पास किया कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से टॉप थर्ड कलर जो है, 3 कलर जो हैं वो स्पेक्ट्रम के कॉरस्पॉन्डिंग है द कलर ऑफ स्काई। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला है, अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हैं तो सेकंड वाला जो है जब वो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे कलर जो होंगे इस वाले के अंदर क्या होंगे, टॉप के 3। तो कौन से कलर होंगे वो हमने पढ़ा हुआ है, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो क्योंकि अब इसको उल्टा कर दिया गया है तो कौन कौन से कलर होंगे, वो वॉयलेट और ये इंडिगो और ये ब्लू। तो ये टॉप थर्ड कलर जो होंगे वो कलर की जो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो स्काई के कलर के जैसा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा उसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या बोला है, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो स्टेप 1 जो है उसके बाद एक्स बनता है कुछ, फिर उसको जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो ये हमारा स्टेप 2 है जिसमें हमें स्लेट लाइम मिलता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन टेबल, रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, लाइमस्टोन को हम हीट कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है क्विक लाइम। क्या मिलता है, क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पर क्विक लाइम है CaCO, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसको वाटर के साथ कराया, वाटर के साथ उसको जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, स्लेक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो और देखिए और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है स्टेप 1 और स्टेप 2 में। देखिए स्टेप 1 में तो हो रहा है क्या कि जो हमारा यहाँ पर है जब इसको हीट किया गया, हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, और अब स्टेप 2 में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यहाँ पर इसमें देखिए जो सी वाला है, जो हमारा सी वाला है, तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है हमारा स्टेप 1 जो है
स्टेप 1 जो है वो हमारा एंडोथर्मिक है और स्टेप 2 क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर इज कंसनट्रेटेड ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हाईएस्ट। कौन से ईयर में हाइड्रोजन का जो कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर पीएच वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर रेन की पीएच वैल्यू दी हुई है, यहाँ और यहाँ पर पीएच वैल्यू दी हुई है। देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको जो कंसंट्रेशन ऑफ वो है क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। आपको पता है कि जितना एसिडिक होगा वहाँ पर हाइड्रोजन आयन उतना ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जितना बेसिक होगा हाइड्रोजन आयन जो होंगे उतने डिक्रीज होते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 2002 है, 2002 है, देखिए जो हमारा जो देखिए आपको सबसे लंबा वाला जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे लंबा वाला ग्राफ देखिए, सब में सबसे जो बड़ा है 2002 वाला हियर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयंस की जो हाइड्रोजन आयन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन 2002 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन में क्या बोला है, द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम है उसके अंदर एक क्या है, मेटल है और उसके साथ डाइल्यूट एसिड को डाला गया है, HCl वो एसिड है। ठीक है, ABCD 4 बीकर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। तो बेसिकली इसने पूछा क्वेश्चन बी वाले से कि बी वाला जो है उसके अंदर मैग्नीशियम है, तो देखिए सारे मेटल अगर आप देख रहे हैं तो वो नीचे हैं। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, ऊपर चला गया, फ्लोट करने लगा वो ऊपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम मैग्नीशियम को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जो मैग्नीशियम होता है उसके सरफेस पे जाके क्या करती है, स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मूव करने लगता है, तैरने लगता है, स्विम करने लगता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो ये जो है यहाँ पर Mg का जो बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर, तो इसमें हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। Mg इज लाइटर देन एलिमेंट डाइल्यूट एसिड, Mg रिएक्ट्स विद HCl प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है Mg डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 में क्या दिया हुआ है, द टाइम टेबल शो बिलो गिव्स इन इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेज A B C and D। ठीक है, यहाँ पर 4 चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। इधर मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सॉलिड और लिक्विड और एक्वस की। ठीक है, चलिए तो इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फॉर्म द अबव गिवन सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देखिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। और आपको पता है कि जो सॉलिड होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता। अगर हम कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर जो सेमी लिक्विड होता है या फिर हम लिक्विड की बात कर सकते हैं या एक्वस की, वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिविटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और जो सी है ये दोनों ही इन दोनों के अंदर देखिए सॉलिड तो पुअर है, लेकिन क्या है जो लिक्विड में वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इसको टिक करेंगे क्योंकि देखिए ए ऑप्शन में क्या है, पहली बात तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, दूसरा कि सॉलिड में ये अच्छा वर्क कभी करता ही नहीं है, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। और दूसरे वाले में कह रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना ज़्यादा है लेकिन फिर भी लिक्विड में ये पुअर कंडक्टर नहीं होता, ये गुड कंडक्टर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी और जो सी है वो सही हो जाएगा ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। देखिए इसमें बोला है कि विनय ने ऑब्जर्व किया कि जब करी का स्टेन है, जब उसको सोप के साथ उसको उसके ऊपर सोप को स्क्रब किया गया तो वो कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। कैसा हो गया,
रेडिश ब्राउन हो गया, ठीक है। और जब उसको वाटर के धोया तो वो फिर से क्या हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका क्या मतलब है, देखिए आपको पता है कि जो हमारा जो एसिड और जो बेस होता है, एसिड जो होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके ऊपर बेस डाला जाता है, ठीक है। और देखिए जब आप जो हमारा देखिए यहाँ पर जो है करी के ऊपर वो वाइट कलर का स्टेन था, वाइट कलर के शर्ट पर जब करी गिरा तो उसके उसको जब हमने बेस के साथ स्क्रब किया, जो हमारा सोप था उसको स्क्रब किया तो वो रेडिश ब्राउन हो गया, ठीक है। जब उसको वाटर के साथ धोया तो वो वापस से येलो हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें बेसिकली नेचर बताना है। सोप इज़ एसिडिक इन नेचर, सोप इज बेसिक इन नेचर, और टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश टिंगर इन बेस, टिंग इन बेस, और टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंग इन एसिड। तो हमें बताना है कि कौन से दो जो हैं इसमें सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए इसमें क्या बताया, सेकंड और थर्ड। सेकंड क्या है, सोप बेसिक इन नेचर होता है, ये सही है। और टर्मरिक जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उसको बेस के साथ हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, उसमें डालते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि करी के अंदर क्या होगा, टर्मरिक तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड दी बल्ब ग्लो। हमें बताना है कि बल्ब कब ग्लो होगा। देखिए यहाँ पर चार सिचुएशन दी हुई है हमें, एक ये और नेक्स्ट जो है थर्ड और फोर्थ। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस सिचुएशन में जो है हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा, जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, अल्कोहल, तो अल्कोहल वाटर के अंदर ब्रेक नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ये सॉरी शुगर भी ब्रेक नहीं होगा। HCl जो होता है ये वाटर के अंदर ब्रेक हो जाता है और H+ और Cl- आयंस देता है, ठीक है। चलिए, और जो हमारा यहाँ पर लाइम वाटर है ये भी जो होता है ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी फर्स्ट और फोर्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों केसेस में जो बल्ब हैं वो ग्लो करेंगे, जलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें असर्जन रीज़न के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।